हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी क्लास। वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी फाइलोजेनी। ठीक है, फाइलोजेनी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ब्रीफली कुछ डिस्कस किया था। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन मोर डिटेल अबाउट दी फाइलोजेनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दी फाइलोजेनेटिक ट्री। ओके, फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है? So the it is phylogenetic relationships are illustrated in the form of the branch diagrams of the trees. Okay, जो भी सभी ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उन सब का, उसे एक डायग्राम के रूप में और ब्रांच्ड डायग्राम के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी ट्री। ओके, सो फाइलोजेनेटिक ट्री इज अ diagram, okay, branched diagram or the tree which shows the phylogenetic relationships between the different organisms. A phylogenetic tree is a graph made of branches that connects the nodes. Okay, यहाँ पर phylogenetic tree क्या है? इट इज़ अ ग्राफ विच इज़ मेड अप ऑफ द ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में ब्रांच लिखा है। ठीक है, सो एक नोड, दूसरा है नोड एंड फर्स्ट इज ना ब्रांच। ठीक है, सो ब्रांच विल कनेक्ट दी नोड्स। ओके, यहाँ पर अलग डिफरेंट नोड्स दिखाई गई है। ठीक है, सी के जगह पर एक नोड है, ए इज़ वन नोड। ओके, उन सबको नोड कहा जाता है। ठीक है, ए सी जहाँ पर ये मिल रहे हैं वहाँ पर एक नोड है। ठीक है, so the branch will connect the different nodes. Okay, so the examples of the phylogenetic trees, there are the two type of the phylogenetic trees. Okay, first is the unrooted tree and second is the rooted ट्री। ओके, यहाँ पर दोनों के ही डायग्राम दिखाए गए हैं। फर्स्ट इज द अनरूटेड ट्री, सेकंड इज द रूटेड ट्री। ओके, ये दोनों क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नोड्स रिप्रेजेंट द टेक्सोनोमिक यूनिट such as the species or genus, and the external nodes, those at the end of the branches, represent the living organism. ठीक है, नोड जो यहाँ पर बीच में नोड प्रेजेंट है, ठीक है, फाइलोजेनेटिक ट्री में जो बीच में सभी नोड्स प्रेजेंट है विच रिप्रेजेंट्स दी पर्टिकुलर स्पीसीज। ओके, कौन सा स्पीसीज है उसे रिप्रेजेंट करता है, किसी जीनस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो इस प्रकार पर्टिकुलर की कोई टेक्सोनोमिक लेवल को वो नोड रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, एंड दी एक्सटर्नल नोड्स, यानी कि जो एंड पर जो सबसे लास्ट में जो नोड है प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में ए सी बी डी, दे आर नोन एज द एक्सटर्नल नोड्स। ओके, सो एक्सटर्नल नोड्स विल रिप्रेजेंट दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल नोड। The tree may have time scale, or the length of the branches may represent the number of the molecular changes that have taken place between the two nodes. ओके, यहाँ पर ब्रांच की लेंथ है वो भी पर्टिकुलर किसी बात को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सभी ब्रांच की लेंथ सेम नहीं होती। द ब्रांच लेंथ विल रिप्रेजेंट द टाइम स्केल। ओके, और ट्री में टाइम स्केल भी होता है कि कितने टाइम में कितना इवोल्यूशन हुआ है, कितना चेंजेस हुआ है। ठीक है, दो अलग अलग नोड्स है तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है उसमें कितना टाइम लगा है। ठीक है, सो उसे भी रिप्रेजेंट करता है। एंड ब्रांच लेंथ विल ऑल्सो रिप्रेजेंट दी मोलेक्यूलर चेंजेस। ओके, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के से डिफ्रेंशिएट हुए तो उन दोनों में डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस है वो मोलेक्यूलर जो चेंजेस आए उनमें से। ठीक है, एक स्पीसीज में से दूसरा स्पीसीज फॉर्म हुआ। ठीक है, तो उन दोनों में जो भी मोलेक्यूलर चेंजेस आए वो कितने हैं उसके बेसिस पर ब्रांच लेंथ डिसाइड होती है। ठीक है, अगर ब्रांच लेंथ ज़्यादा है विच मीन्स कि उनमें मोलेकुलर चेंजेस ज़्यादा आए हैं। ठीक है, दोनों नोड्स के बीच में मोलेकुलर चेंजेस ज़्यादा हुए हैं। एंड इफ़ द ब्रांच लेंथ इज शॉर्ट, सो मोलेकुलर चेंजेस कम हुए हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ सिमिलर है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दी वो जो दूर था उसके कंपेयर में इसका कंपेरिजन में सिमिलैरिटीज ज़्यादा होगी। ठीक है, सो फर्स्ट इज द अनरूटेड ट्री। अनरूटेड की क्या है? सिंपली रिप्रेजेंट्स द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स बट डज नॉट प्रोवाइड द इवोल्यूशनरी पाथ। ओके, यहाँ पर सिर्फ अनरूटेड ट्री में क्या हम देख सकते हैं कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन दी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, फाइलोजेनेटिकली अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ किस प्रकार कनेक्टेड है वो हम अनरूटेड ट्री में देख सकते हैं, बट इट डज नॉट प्रोवाइड एन इवोल्यूशनरी पाथ।
ओके, इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ है, कौन से ऑर्गेनिज्म में से कौन सा ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुआ है, वो यहाँ पर हम अनरूटेड ट्री से हमें नहीं पता चल सकता, ठीक है। एंड figure shows the A is more closely related to the C, then it is either B or D. Okay, but does not specify the common ancestor of the four species of or the direction of the change. Okay, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं अनरूटेड ट्री के जो डायग्राम है उससे क्या पता चलता है हमें कि ए एंड सी वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। एंड बी एंड डी वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है। एंड ए बी सी डी ये सब एक दूसरे के साथ उन सब का डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। ए सी क्लोजली रिलेटेड है बट उन दोनों का बी एंड डी दोनों से रिलेशन बहुत दूर होगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस ज़्यादा होगा। सो दिस विल shows the relationship between the A, B, C and D organisms. बट ये चारों ऑर्गेनिज्म किस में से जनरेट हुए हैं, ठीक है, उसका ओरिजिन क्या है, उनका एंसेस्टर क्या है, वो इसमें से पता हमें नहीं चलता। और ए में से बी जनरेट हुआ है या फिर बी में से ए का डिफ्रेंशिएशन हुआ है वो भी इस डायग्राम से पता नहीं चलता, ठीक है। सो इवोल्यूशनरी रूट कुछ पता नहीं चलता है इसमें कि कहाँ से किसका इवोल्यूशन हुआ है। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द अनरूटेड ट्री। द रूटेड ट्री, अनरूटेड ट्री के कंपेयर में रूटेड ट्री की क्या खासियत है, ठीक है। सो इट डज गिव अ नोड that serves as the common ancestor and shows the development of the four species from this root. It is much more difficult to develop a rooted tree. ओके, रूटेड ट्री से हमें क्या पता चलता है कि उसमें एक पर्टिकुलर नोड प्रेजेंट होगी कि जिसमें से सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स है वो इवोल्व हुए हैं, ठीक है, उसमें से डिफ्रेंशिएट हुए हैं। सो इट विल शोज द कॉमन एंसेस्टर फॉर द ऑल ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं रूटेड ट्री का जो डायग्राम है उसमें क्या दिखाया गया है कि एक कॉमन नोड है, ठीक है, जहाँ पर ए सी एंड बी डी सभी मिलते हैं। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो कॉमन नोड है, ठीक है, उसमें से ही सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिफ्रेंशिएट हुए हैं, इवोल्व हुए हैं। ओके, सो दिस इज नोन एज द रूटेड ट्री, कि इसमें हमें इवोल्यूशन की डायरेक्शन भी पता चलती है कि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें से ही ये सारे ऑर्गेनिजम्स इवोल्व हुए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देर आर 15 बट इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू डेवलप अ रूटेड ट्री, ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। रूटेड ट्री को डेवलप करना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू द अनरूटेड ट्री, क्योंकि रूटेड ट्री में हम इजीली, अनरूटेड ट्री में हम इजीली सभी ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें रूटेड ट्री में क्या करना होगा, इवोल्यूशन भी देखना होगा, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म में से कौन सा ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुआ है वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू डेवलप अ रूटेड ट्री एज कम्पेयर टू द अनरूटेड ट्री. For example, there are 15 possible rooted trees that connect the 4 species, but only 3 possible unrooted trees. Okay, possibilities भी ज़्यादा होगी unrooted tree में, ठीक है। अगर हम 4 ऑर्गेनिज्म को ही सिर्फ अरेंज करना चाहे ऐसे ही, ठीक है, सो 4 ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग 15 डिफरेंट रूटेड ट्री के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। उनकी रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम 15 रूटेड ट्री डेवलप कर सकते हैं अलग अलग। सो उसमें से कौन सा सही है वो डिसाइड करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है, एज कम्पेयर्ड टू दिस अनरूटेड ट्री में सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज़ ही है, ठीक है, 3 अलग अलग वेज है जिसमें हम सभी ये 4 ऑर्गेनिज्म को दिखा सकते हैं। सो उनके बीच का रिलेशनशिप हम दिखा सकते हैं। सो इट इज़ मोर इजी टू फॉर्म अ अनरूटेड ट्री एज कम्पेयर टू द रूटेड ट्री. Phylogenetic trees are developed by comparing the molecular sequences. ओके, फाइलोजेनेटिक ट्री को कंपेयर करने के लिए बेसिकली किसका कंपैरिजन होता है, मोलिकुलर सीक्वेंसेस का, डीएनए सीक्वेंसेस का कंपैरिजन होता है, ठीक है, डीएनए और द आरआरएनए इन सब की सीक्वेंस को कंपेयर किया जाता है। टू कंपेयर द 2 मॉलिक्यूल्स देयर सीक्वेंसेस मस्ट फर्स्ट बी अलाइंड सो द सिमिलर पार्ट्स मैच अप.
ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मोलिक्यूलर कंपैरिजन के लिए दोनों के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों की सीक्वेंस क्या है वो जानना जरूरी है। ठीक है, दोनों की सीक्वेंस हमें मिल गई, देन वी हैव टू अलाइन दिस टू सीक्वेंसेस विथ ईच अदर। ठीक है, दोनों को एक वन बाय वन अलाइन करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। सो देन वी कंपेयर द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। ओके, उनमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड सिमिलर है, कौन कौन से नहीं है, वो हम उसके बाद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर मॉलिक्यूल में वेरिएशन आया है। The object is to align and compare the homologous sequences ones that are similar because they had a common origin in the past. ओके, यहाँ पर अलाइन करने का मीनिंग क्या है कि हम सीक्वेंस को हमने अलाइन किया और कंपेयर किया, तो उसका इसकी वजह क्या है कि हम उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर उनका इवोल्यूशन चेक कर सकते हैं, उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी हमें पता चल सकता है। ठीक है, उनमें सिमिलैरिटीज है, सीक्वेंस दोनों सिमिलर है, तो इट शोज द कॉमन ओरिजिन इन दी पास्ट। ओके, दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में से, एक ही टाइप के, एक ही एंसेस्टर में से दोनों इवोल्व हुए हैं, ये हमें पता चल सकता है अगर उन दोनों की सीक्वेंसेस सेम है तो। ठीक है, दिस इज नॉट एन ईजी टास्क एंड कंप्यूटर्स प्लस फेयरली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स must be employed to minimize the number of gaps and mismatches in the sequence being compared. ओके, यहाँ पर सीक्वेंसेस, मोलिकुलर सीक्वेंसेस को कंपेयर करना इतना इजी नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें कंप्यूटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। देर आर सो मैनी मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी दोनों सीक्वेंसेस को कंपेयर करने के लिए। उसमें से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के फॉर्म में कुछ डेटा उसमें से एक्वायर करने के लिए हमें कंप्यूटर प्लस मैथमेटिकल इक्वेशंस को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वंस द मॉलिक्यूल्स हैव बीन अलाइंड द नंबर ऑफ पोजीशंस दैट वेरी इन द सीक्वेंसेस कैन बी डिटरमाइंड। ओके, मॉलिक्यूलर सीक्वेंस दोनों ही ऑर्गेनिज्म की हमने एक बार अलाइन कर ली। ठीक है, एक दूसरे के साथ। सो उसके बाद क्या करना है कि कौन कौन सी पोजीशन पर वेरिएशन है उसको डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, एंड दिस डेटा आर यूज्ड टू कैलकुलेट अ मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंसेस। ओके, यहाँ पर हमें जो वेरिएशन का डेटा मिला है, ठीक है, कौन कौन सी पोजीशन पर वेरिएशन है, इट विल हेल्प इन दी मेजर द डिफरेंसेस बिटवीन द सीक्वेंसेस। सभी को हम कंबाइन करके क्या कह सकते हैं कि दोनों ही सीक्वेंसेस में कितना वेरिएशन है। ओके, कितना डिफरेंस है। ऑफन द डिफरेंस इज एक्सप्रेस्ड एज द इवोल्यूशनरी डिस्टेंस। ओके, सीक्वेंसेस के बीच में जो भी डिफरेंस है उसको हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में इतना इवोल्यूशनरी डिस्टेंस है। ओके, दिस डिफरेंस इज नोन एज द इवोल्यूशनरी डिस्टेंस। This is simply a quantitative indication of the number of positions that differ between the two aligned macromolecules. ओके, इवोल्यूशनरी डिस्टेंस क्या है, सिंपली यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया वही। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंडिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ पोजिशंस दैट डिफर बिटवीन द टू अलाइंड मैक्रोमोलेक्यूल्स। ओके, दो मैक्रोमोलेक्यूल के बीच में कितनी पोजिशंस में डिफरेंस है वो क्या है, इवोल्यूशनरी डिस्टेंस। ओके, the statistical adjustments can be made for the back mutations and multiple substitutions that may have occurred. ओके, स्टेटिस्टिकल एडजस्टमेंट भी यहाँ पर करना पड़ेगा कि कुछ म्यूटेशंस आया है, ठीक है, सीक्वेंस में, या फिर मल्टीपल सब्सटीट्यूशंस, यानी कि कोई सीक्वेंस है वहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए, ठीक है, ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो गए हैं, तो उसको हमें यहाँ पर स्टेटिस्टिकली एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, organisms are then clustered together based on the similarity in the sequence. ओके, सीक्वेंस और सिमिलैरिटी के बेसिस पर हमें उसके बाद क्या करना है कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड करना है कि ये सभी ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज़ है, ये ग्रुप बी इसमें सभी में सिमिलैरिटीज़ है, ग्रुप सी उसमें सभी में सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, सो सीक्वेंस सिमिलैरिटी के बेसिस पर हमें ऑर्गेनिज्म को क्या करना होगा, अलग अलग क्लस्टर्स में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा। The most similar organisms are clustered together and then compared with the remaining organisms to form a large cluster associated together at the lower level of the similarities or evolutionary distance. Okay,
पहले सबसे पहले हमने सिमिलैरिटीज के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, ठीक है। अभी हम उन सभी ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे कि उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिसिमिलैरिटीज है, ठीक है। एंड वी विल मेक अ लार्ज क्लस्टर, एक बड़ा ग्रुप बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने स्मॉल स्मॉल जो ग्रुप्स फॉर्म किए हैं वो फॉर एग्जाम्पल स्पीसीज का ग्रुप है, ठीक है। सो अभी सभी स्पीसीज को कंपेयर करके हम एक बड़ा ग्रुप बनाएंगे विच इज नोन एज द जीनस, ओके। And the process continues until the all organisms are included in the tree. ओके, फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए हमें कब तक ये प्रोसेस करनी होगी, जब तक सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ट्री में इंक्लूड हो जाए, ठीक है। सभी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट हो जाते हैं तब तक पूरी प्रोसेस हमें करनी होगी। The phylogenetic relationships also can be determined by the techniques such as the parsimony analysis. ओके, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को हमें जानने के लिए एक और मेथड है नोन एज दी पार्सिमोनी एनालिसिस। इन दिस अप्रोच द रिलेशनशिप्स आर डिटरमाइंड बाय एस्टिमेटिंग द मिनिमम नंबर ऑफ सीक्वेंस चेंजेस रिक्वायर्ड टू गिव द फाइनल सीक्वेंस बीइंग कंपेयर्ड। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सीक्वेंस में हमें कितने चेंजेस करने पड़ेंगे कि हम दोनों सीक्वेंस को कंपेयर कर सके, ठीक है। सीक्वेंस में ही वो चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम ओके सीक्वेंस में जो भी चेंजेस करने पड़ते हैं उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट इवोल्यूशनरी चेंज अकर्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथवे विथ द फ्यूएस्ट चेंजेस एंड और स्टेप्स फ्रॉम द एंसेस्टर टू द ऑर्गेनिजम्स इन क्वेश्चन। ओके, इवोल्यूशनरी चेंजेस जो भी इवोल्यूशनरी चेंजेस का जो भी हमें शॉर्टेस्ट पाथवे मिले उसके बेसिस पर हमें यहाँ पर फाइलोजेनेटिक ट्री डेवलप करना है, ठीक है। सो इवोल्यूशनरी डिस्टेंस कम से कम रहना चाहिए ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उस प्रकार से हमें पूरा का पूरा ट्री डेवलप करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर सीक्वेंस में भी हमें मिनिमम चेंजेस करने पड़े, ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ हमें सबको कंपेयर करना है, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी सीक्वेंस में, दोनों की सीक्वेंस में बहुत कम डिफरेंस हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ हमें उसे कंपेयर करना होगा, ठीक है। द ट्री और पैटर्न ऑफ द रिलेशनशिप्स इज फेवर्ड दैट इज सिंपलेस्ट एंड रिक्वायर्स द फ्यूएस्ट अजम्पशन। ओके, कौन सी पैटर्न हमें यहाँ पर यूज़ करनी चाहिए कि इट इज़ सिंपलेस्ट। ओके, सिंपलेस्ट मेथड जो हो फाइलोजेनेटिक ट्री का जो सिंपलेस्ट पैटर्न हो उसको हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, करना होगा, क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना इट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स मेथड। और अगर हम कॉम्प्लेक्स ट्री का भी अगर पैटर्न ले ले, ठीक है, फाइलोजेनेटिक ट्री की भी एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न ले ले तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। सो हमें सिंपलेस्ट पैटर्न चूज़ करनी चाहिए एंड विच रिक्वायर्स द फ्यूएस्ट अजम्पशन। ओके, अज्यूम कर भी हम फाइलोजेनेटिक ट्री में कुछ चीज़ें अज्यूम भी करनी पड़ेगी कि फाइलोजेनेटिक ट्री को डेवलप करने के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म को किसके साथ कंपेयर करना है वो हमें अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। सो फ्यू अजम्पशन यूज़ हो, ऐसी टेक्निक हमें यूज़ करनी चाहिए कि जिसमें सबसे कम अज्यूम करना पड़े हमें, ठीक है, कि जिसके लिए हमें हमारे पास प्रूफ हो। ओके, अज्यूम करना कम पड़े, ज़्यादा प्रूफ हम यहाँ पर दे सके कि यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म इसके साथ कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ओके, उसे अज्यूम ना करना पड़े, ऐसी पैटर्न हमें यूज़ करनी चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल द बेसिक आइडिया अबाउट द फाइलोजेनेटिक ट्री। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द फाइलोजेनेटिक ट्री। ओके, उसको याद रखना है आपको, अनरूटेड ट्री एंड रूटेड ट्री। क्लियर? So thank you so much students for watching this video, and in our next lecture we will continue with this same topic. Okay, so if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.